हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीपी एजुकेशन क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के प्रमुख शब्दावली। जो आप यदि इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो ये शब्द आपको बार बार आता होगा और इसे पढ़ने के बाद इकोनॉमिक्स पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी। लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी देखा गया है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से उठा करके पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस इम्पोर्टेंस ये प्रमुख शब्द के बारे में हम जानेंगे। इनके मीनिंग को जानना, इनके महत्व को समझना बहुत नेसेसरी है। और आप सभी के लिए जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सब में यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। और सबसे आसान कि आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में ये आपको बहुत मदद करेगी, आपकी हेल्प करेगी। ठीक है, तो ये कुछ मतलब प्रमुख शब्द हैं, इनके बारे में, इनके मीनिंग को, इनके उद्देश्यों को जानना ज़रूरी है। चलिए हम आते हैं कि क्या क्या हमको जानना है। पहला पॉइंट हमारा है अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। दूसरा पॉइंट हमारा है विमुद्रीकरण, जिसको हम डिमोनाइजेशन बोलते हैं। तीसरा है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। बहुत बार आप न्यूज़ में भी सुनते होंगे मॉनेटरी पॉलिसी कई बार आप सुनते हैं। इन्फ्लेशन, ये भी आप सुनते हैं, बहुत प्रचलित वर्ड है ये भी। इन्फ्लेशन, डेफिलेशन, जिसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। हॉट मनी, हार्ड मनी, सुलभ मुद्रा, सॉफ्ट करेंसी, इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, डंपिंग। चलिए, तो एक एक करके इस पॉइंट के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे कि इनकी वैल्यू क्या होती है और इनका उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन। इसका मतलब होता है विदेशी मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को कम करना ही अवमूल्यन कहलाता है। अब विदेशी मुद्रा क्या? विदेशी मुद्रा का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लें कि अमेरिकी $1 की जगह पे भारतीय मुद्रा की वैल्यू कितनी, 70 रुपया हो जाना। और जानबूझ के यानी कि इसकी वैल्यू को 70 से 80 कर देना, क्या होता है, रुपयों में डिवैल्यूएशन होता है। यानी कि स्वदेशी मुद्रा को कम कर देना, अपने की दूसरे देश की डॉलर की तुलना में अपने देश की मुद्रा को कम कर देना, ये क्या होता है, रुपयों का अवमूल्यन होता है। ठीक है, मुद्रा मतलब क्या होता है, पैसा, उनका मूल्यन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मेन उद्देश्य जो होता है, ऐसा करने का क्या मेन उद्देश्य हो सकता है? ऐसा करने का मेन उद्देश्य होता है निर्यात में वृद्धि या निर्यात को बढ़ावा देना और आयात को कम करना। ठीक है, ये भारत में 3 बार हो चुका है। आपसे एग्जाम में पूछ जाएगा कि बताइए रुपयों का अवमूल्यन भारत में कितनी बार हो चुका है। तो भारत में रुपयों का अवमूल्यन लगभग 3 बार हो चुका है। पहला 1949 में, 1966 में, 1991 में। अब 1991 का तो बहुत फेमस है, जब जिस समय नई आर्थिक नीति लाई गई थी। नई आर्थिक नीति कब लाई गई थी आपको? 1991 में, जब भारत के पास मात्र 15 दिन का पैसा था। और इसी टाइम में आपको एलपीजी आया था। एलपीजी शायद आप लोग इससे परिचित होंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना, एलपीजी जी होगा। ठीक है, एलपीजी। उस समय जब भारत के पास मात्र 15 दिन का पैसा था, तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, ये भी पूछ सकता है आपको। तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत को इतना पैसा नहीं था कि वो कहीं से अपना निर्यात या अपना व्यापार कर सकता था। इतना पैसा भारत के पास नहीं था। तो 1991 में रुपयों का डिवैल्यूएशन 3 बार, यानी भारत में रुपयों का डिवैल्यूएशन हो चुका है 1949, 1966, 1991 में। तो सेकेंड हमारा होता है विमुद्रीकरण, डिमोनाइजेशन। ये क्या होता है? ये होता है प्रचलित मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा जारी करना ही विमुद्रीकरण कहलाता है। हिंदी आप सबको याद होगा था, नोटबंदी हुई थी। मान लें कि नोटबंदी नहीं हुई थी, मतलब विमुद्री, जैसे कि मान लें कोई 20 रुपये का नोट चल रहा है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट आई, उस नोट को बंद कर दी, मैंने चलती हुई मुद्रा को बंद करके उसकी जगह पे नई मुद्रा चालू कर दी। जैसे 8 नवंबर 2016 में भी हुआ था। आइए 1948, सबसे पहले 1948 में हो चुका है और दूसरा 8 नवंबर 1916 में हो चुका है। जैसे 1000 रुपये का नोट बंद हो गया था, है ना, अब इसकी जगह पे क्या आ गया आपको, 2000 का नोट आ गया। ये अभी भी आपको पता है कि क्या चलता है, आपको 2000 का नोट अभी भी चल रहा है ना। जो मतलब कि जो प्रचलित मुद्रा है उसको बंद करके नई मुद्रा जारी करना ही विमुद्रीकरण कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। इस नीति के अंतर्गत आरबीआई के द्वारा मुद्रा के मूल्य को प्रचलित मतलब आरबीआई क्या करती है, ऋण को बढ़ा देती है, कभी घटा देती है। यानी महंगा या सस्ता जो होता है ना करना ऋण को, वो आरबीआई काम होता है। तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तब से पूछेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी किसकी होती है, तो आरबीआई के द्वारा। इसका मेन उद्देश्य होता है ऋण को बढ़ाना और घटाना। ठीक है, तो ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज होती है। दूसरा हमारा होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन का मतलब था बाजार में वस्तु के मूल्य में वृद्धि करना ही मुद्रास्फीति कहलाता है। मान लेते हैं वस्तु की मांग, डिमांड क्या है, डिमांड वस्तु की मार्केट में ज़्यादा है। ठीक है,
डिमांड भी ज़्यादा है और वस्तु के मूल्य को आप जितना भी बढ़ा दिए, मतलब वस्तु के मूल्य को आप बढ़ा रहे फिर भी उनकी डिमांड ज़्यादा है, तो ये हमारा इन्फ्लेशन कहलाता है। दूसरा हमारा आता है मुद्रा अस्फीति, जिसको हम डेफ्लेशन बोलते हैं। डिफ्लेशन बोलते हैं, यदि बाजार में वस्तु के मूल्य में कमी या मंदी आ जाती तो इसे मुद्रा अस्फीति कहा जाता है। ठीक है, यदि बाजार में क्या कह रहा है, वस्तु के मूल्य में कमी या मंदी आ जाती है, मान लें कि वस्तु का डिमांड क्या है मार्केट में, मान लें कोई ऐसी चीज़ है जो सपोज डेट मान लेते हैं कि बिस्किट है, किसी बिस्किट की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है लेकिन इनका प्रोडक्शन क्या है, कम हो रहा है, तो कह रहा है कि भाई बाजार में यदि वस्तु की मांग में मंदी या कमी आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मुद्रा अस्फीति या डिफ्लेशन बोलते हैं। वस्तु की मांग बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन, और वस्तु की मांग बाजार में घट जाएगी तो डिफ्लेशन। सीधे से समझेंगे। तीसरा हमारा आता है गर्म मुद्रा, हॉट मनी, वैसी मुद्रा जिसमें परिवर्तन या पलायन का गुण अधिक हो, मुद्रा कहलाती है। जैसे अब परिवर्तन या पलायन क्या, वैसी मुद्रा जिसको मतलब को डॉलर में आता, जिसकी क्या यूएस से या कहीं से भी आपको पैसा आता तो डॉलर में आता, और इंडिया में आकर क्या होता, उनकी वैल्यू को कम मतलब कि तोड़ करके इंडियन वैल्यू में किया जाता है, इंडियन रुपये में बदला जाता है, तो ये हमारी कहलाती है हॉट मनी, जिसको हम हॉट मनी उसको बोलेंगे जिससे पलायन का गुण हो, जिससे परिवर्तन की है ना, जिससे परिवर्तन का गुण हो, वो हमारी क्या होगी, क्रम मुद्रा। चलिए नेक्स्ट हमारा है दुर्लभ मुद्रा, जिसको हम हार्ड मनी बोलते हैं। वैसी मुद्रा जिसे प्राप्त करना कठिन हो, दुर्लभ मुद्रा कहलाती है। जैसे डॉलर, यूके की मुद्रा आदि। डॉलर क्या है, आप अपने इंडिया में डॉलर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। अगर वहाँ के डॉलर आप यहाँ लाते तो इनको भी आपको यहाँ ला के चेंज करना पड़ेगा, इंडियन डॉलर में बदलना पड़ेगा रुपये में, तब जाके यहाँ उसका यूज हो सकता है। तो वैसी मुद्रा जिसको आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है वो हमारा दुर्लभ यानी कि हार्ड मनी है ना, दुर्लभ मुद्रा हार्ड मनी कहलाता है। ठीक है, जैसे डॉलर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, आपसे एग्जाम्पल मतलब कि ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकता है कि डॉलर कैसी मुद्रा है, दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा या हार्ड करेंसी या सॉफ्ट करेंसी, आपसे पूछ सकता है। तो डॉलर क्या आपका हार्ड मनी है। ठीक है, इसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल, मतलब ये आसानी से प्राप्त नहीं होता है। अब सॉफ्ट करेंसी ये वैसी मुद्रा है जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे नेपाल की मुद्रा, पाकिस्तान की मुद्रा, भारत की मुद्रा, ये सब क्या आपको आसानी से मिल सकता है। भारत की मुद्रा ऐसी कोई मतलब जो जितना रुपये उनकी वैल्यू उतना ही होगी। ठीक है, तो वैसी मुद्रा जिसे हम आसानी से प्राप्त हो जाए वो हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है शुल्क मुद्रा, जिसको हम सॉफ्ट करेंसी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा होता है इन्वेस्टमेंट। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये बहुत बार पूछ चुका है इन्वेस्टमेंट, कॉमर्स वाले स्टूडेंट भी जानते होंगे इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, अगर कहीं भी पैसा आप निवेश करते हैं तो आपका मेन उद्देश्य क्या होता है, वहाँ से लाभ प्राप्त करना होता है ना। इन्वेस्ट लगाने का मतलब कहीं आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ से आप किस चीज़ की उम्मीद रखते हैं कि वहाँ से मुझे अर्निंग होगी। तो निवेश का अर्थ होता है वैसी जगह पूंजी लगाना जहाँ से लाभ की प्राप्ति हो सके, इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जैसे कोई व्यापार करने के लिए पूंजी इन्वेस्ट करना, ये भी इन्वेस्टमेंट है। डिसइन्वेस्टमेंट, मान ले पैसा आप कहीं लगा दिए हैं, अब पैसा वहाँ से आपको लाभ नहीं हो रहा, तो पैसा को कैसे आपको प्राप्त करना है, वो आपका डिसइन्वेस्टमेंट प्राप्त होना, वो आपका डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। डंपिंग, अब डंपिंग का मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको समझिए, किसी देश द्वारा अपने यहाँ उत्पादित वस्तु का दाम करके निर्यात दूसरे देश को करना ही डंपिंग कहलाता है। अब क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं हमारे यहाँ कपड़े का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कपड़े का प्रोडक्शन में हमारा क्या, चाइना से दूसरे नंबर पर हमारा भारत आता है। अब डंपिंग का मतलब हमारे यहाँ कपड़ा का प्रोडक्शन इतना हो गया कि हम दूसरे देश को निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ज़्यादा उत्पादन हो गया, दूसरे देश को हम निर्यात कर रहा है। डंपिंग का मेरा दो ही उद्देश्य हो सकता है, दो कंडीशन हम ऐसा करते हैं या दो स्थिति में उत्पन्न हो सकती है। नंबर एक, उत्पादन ज़्यादा हो जाना, यदि आपको उत्पादन ज़्यादा है तो इसको निकालना है किसी तरह प्रोडक्शन को, मतलब कि ख़राब ना हो, तो दूसरे देश के हाथ दूसरे देश में आप क्या करते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, है ना। और दूसरा आप यदि दूसरे देश को आप हानि पहुँचाना चाहते हैं तो इस स्थिति में भी आप डंपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो डंपिंग का दो मेन उद्देश्य होता है, पहला उत्पादन ज़्यादा हो जाना, दूसरा क्या कि दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए हम लोग डंपिंग करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे आय क्या होता है। सबसे मेन टॉपिक्स हमारा यहाँ पे आता है आय। देखिए आय का अर्थ होता है, मान लें कि सपोज कोई श्रम आपके यहाँ काम करता था, जो श्रम को जो काम के बदले में श्रम को जो उनके लेबर यानी श्रमिक के बदले में, यानी कोई श्रमिक है काम कर रहा है, श्रमिक के बदले में जो उसे धन मिलता है, धन या पैसा मिलता है ना, यही क्या कहलाता है, उनका आय कहलाता है। यानी उस श्रमिक उस व्यक्ति को श्रमिक के बदले जो पैसा मिलता है वो उसका क्या, धन कहलाता है। आय के प्रकार, आय कई टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है ब्लैक मनी। आप सोचते हैं कि ब्लैक मनी क्या होता है,
आप सोचते हैं ब्लैक मनी वो पैसा होगा जिसे चोरी किया जाता है, नहीं, ब्लैक मनी वैसे नहीं होती है। ब्लैक मनी वह मुद्रा होती है जो सरकार को टैक्स दिए बिना आप रखे रहते हैं। ब्लैक मनी क्या होती है? सरकार को वैसी मनी, सरकार को आप टैक्स नहीं देते हैं, क्या देते हैं? टैक्स नहीं देते हैं, और वो मनी आप रखे रहते हैं, ठीक है। जो वैसी मनी जिस पे सरकार को आप टैक्स नहीं दे पाते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी, उसको हम मौद्रिक आय बोलते हैं ना। मान लेते हैं कि आपका इनकम 1 लाख का हो रहा है ना। आपने इस पर टैक्स, आपका 10% लगता है, लेकिन आपने गलत तरीके से इनको रख लिया, आपने इस पर टैक्स नहीं दिया। लेकिन ये भारत में ब्लैक मनी, आपको याद होगा कि बार जब नोटबंदी हुई थी तो बहुत सारे सब सोच रहे थे कि ब्लैक मनी चोरी का पैसा होगा, ऐसे होगा, वो होगा, डिजिटल, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप सरकार को टैक्स नहीं देते तो बिना टैक्स दी हुई मनी वो हमारी मौद्रिक आय, ब्लैक मनी कहलाती है। अब दूसरा हमारा प्रयोज्य आय, जिसको हम डिस्पोजल इनकम या इसको हम वाइट मनी भी बोलते हैं। अब वाइट मनी क्या? मान लेते हैं कि आपका इनकम है 1 लाख, ठीक है। इनमें से सरकार को 10% आपको क्या देना है? टैक्स देना है। तो घटा दीजिए, तो 1 लाख का 10% आपका टैक्स कितना हो गया? 10,000 हो गया। मान लें कि 1 लाख में से 10,000 आप किसको दे? सरकार को दे देते, 90,000 आपका जो बचा ये आपका क्या हो गया? ये आपका डिस्पोजल इनकम हो गया। 1 लाख में से मान लें कि 1 लाख में से है ना 10% आपने टैक्स गवर्नमेंट को दे दिए ना। मान लें कि 10,000 रुपये आप दे दिए उनको, तो आपके पास 1 लाख में से 10,000 आपने दे दिया, 10,000 माइनस कर दीजिए, है ना। तो कितना बचा आपके पास? 90,000। ये 90,000 जो पैसा बचा ये आपके वाइट मनी, इसी को हम बोलते हैं वाइट मनी। आप समझ में आया? तो जब श्रमिक आय में से टैक्स को घटा दिया जाता है, जब श्रमिक की आय में से टैक्स को घटा दिया जाता है, तो वो आपका प्रयोज्य है, जिसको डिस्पोजेबल इनकम, इसको वाइट मनी भी बोल सकते हैं, वो होती है। तो इसे हम बोलते हैं वाइट मनी। आप लोग सोचते हैं ब्लैक मनी चोरी करके पैसा रखा होगा या किसी, नहीं, गलत तरीके से, यानी सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं, तो वही मतलब टैक्स से पहले जो आपका इनकम होता है ना वो आपका ब्लैक मनी कहलाता है, ठीक है। वो इसी को हम उसको रियल में उसको हम क्या बोलते हैं? मौद्रिक आय बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है रियल इनकम। तो आय के भी 3 प्रकार, प्रयोज्य आय, वास्तविक आय। अब पहला हमारा मौद्रिक आय, प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम, आप बताओ वास्तविक आय। अभी ना आपने कहा आपकी सैलरी माने महीना में आप 1 लाख रुपया कमा, उसमें से 10,000 आपने सरकार को टैक्स दे दिया, लेकिन फिर भी वो आपका जो इनकम है वो आपका रियल नहीं माना जाए। क्यों? आपके पास 90,000 रुपया बचा, 90,000 आय में से आपने क्या किया? आप अपना खर्चा तो नहीं घटाया, आपने किससे कर्ज लिया, जो आपकी लायबिलिटीज़ है उन लायबिलिटीज़ को घटा देंगे, तब जाकर जो वाई निकलेगा वो आपकी इनकम होगी। मान लेते कि 90,000 मेरा डिस्पोजल इनकम है, इनमें से मान लें कि 90,000 में से 90,000 में से 20,000 रुपये मेरा क्या है? लायबिलिटीज़ है किसी का। अब इसको हम घटा देंगे तो क्या बचेगा? 70,000। अब 70,000 रुपये हमारा क्या बचेगा? रियल इनकम। तो ये हमारा अपना ओरिजिनल इनकम हमारा हो जाएगा कितना? 70,000। इसको हम बोलेंगे वास्तविक आय। तो आप समझ में आ गए होंगे ब्लैक मनी और वाइट मनी या वास्तविक आय क्या होती है। तो आय के 3 टाइप्स होते हैं, मौद्रिक आय, प्रयोज्य आय, वास्तविक आय। या इसको हम बोल सकते हैं ब्लैक मनी, डिस्पोजेबल इनकम या वाइट मनी, या हम रियल इनकम बोल सकते हैं। आई होप कि आप लोग आय को समझ गए होंगे। अब आता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के प्रमुख, राष्ट्रीय आय क्या होता है? राष्ट्रीय आय का मतलब होता है जो राष्ट्र आय होती है, ये कई तरह से राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है हमको, जैसे निजी आय, प्राइवेट इनकम, निगम कॉर्पोरेट इनकम, सार्वजनिक आय, है ना, निवेश से आय, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, इन जगह से हमको राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है, ठीक है। अब राष्ट्रीय आय निकालने की कई, अब राष्ट्रीय आय कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे निकालेंगे राष्ट्रीय आय? तो राष्ट्रीय निकालने की कई विधि, एक होती है आय विधि। आय विधि में क्या होता है? उनकी टोटल आय को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। उनकी सबकी टोटल, यानी कि मान लें कि निजी आय आपको हुआ 10,000, सपोज मान लेते छोटा बता रहे हैं आपको। निगम से आपको 20,000, है ना, सार्वजनिक से आपको आ गया 30,000, और निवेश से आपको आ गया 20,000। तक टोटल कितना हो गया आपको? 20, 20, 40, 20, 20, 40, 10, 50 और 3, 70, यानी कि टोटल जो आपका आय विधि से अगर हम आय निकालेंगे पूरे राष्ट्रीय आय, तो हमारा कितना होगा? ये 70,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय। तो इस तरह करके हम राष्ट्रीय आय निकालने की विधि को हम देख सकते हैं। तो आय निकालने की विधि 3 होती है, आय विधि, प्रोडक्शन विधि और सेविंग विधि। तो हम 2 चीज़ से मेन निकालते हैं। आय निकालने की प्रमुख विधियाँ 2 ही है, 2 उत्पादन विधि, सेविंग विधि बहुत कम आदमी यूज होती है, यहाँ तो बहुत मुश्किल है सेविंग विधि का पता लगाना, ठीक है। तो आय निकालने कितनी है? 3 विधि। और आय कितने टाइप से हैं? तो आय के 3 टाइप से हैं, मौद्रिक आय, प्रयोज्य आय, वास्तविक आय। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो प्लीज़ अब इसको
ज़रूर पूरा पढ़ेंगे और आप समझ में आप पूरा समझ जाएंगे कि वाइट मनी ब्लैक मनी क्या होता है। और आइंदा आपसे नहीं बोलेंगे कि वाइट मनी ब्लैक मनी क्या होता है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह से मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।